कैंडिडेट के लिए कौन सा ऑप्शनल बेस्ट सूटेबल है वो एक कैंडिडेट को अच्छे से पता होता है। मैथ्स अपने आप में एक टफेस्ट ऑप्शनल के रूप में जाना जाता है। बार-बार मैथ्स में फेल होने के कारण मुझे खुद पे भी एक डाउट आने लगा था कि क्या मैंने एक सही ऑप्शनल चुना है कि नहीं। मुझे क्वेश्चन आते भी थे लेकिन मैं एग्ज़ाम हॉल में उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। 3 अटेम्प्ट का जो फेलियर का बर्डन था वो कहीं न कहीं मेरे रिज़ल्ट में नर्वस कर रहा था कि शायद इस बार भी होगा कि नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल चौरसिया और इस साल यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में मैंने ऑल इंडिया रैंक 770 प्राप्त की है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 18 प्राप्त की है। तो आज जोश टॉक यूपीएससी के मन से मैं अपनी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जर्नी की कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी एक आर्मी एस्पिरेंट हुआ करता था, लेकिन बार-बार गलती करी है क्योंकि गाइडेंस की काफ़ी कमी थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों से साझा करूँ, जिससे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो फ्यूचर में इस गलती को ना दोहराएँ और इस एग्ज़ामिनेशन को जल्द से जल्द क्रैक करें। तो मेरी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से। मेरे फादर छतरपुर के पास एक ज़िला है पन्ना, जिसे कई लोग जानते भी होंगे कि हीरो के लिए काफ़ी फ़ेमस है और नेशनल पार्क के लिए फ़ेमस है। तो वहाँ पे डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट वहाँ काम किया करते थे और मेरा जन्म भी पन्ना में ही हुआ था। और कंपनी के जो प्रोवाइडेड स्कूल्स थे और जो भी फैसिलिटी थी, तो मेरी सारी स्कूलिंग वहीं से हुई थी। लेकिन हालाँकि वो क्षेत्र था जो मझगाँव करके एक क्षेत्र था, वो काफ़ी छोटा एक टाउनशिप टाइप की थी, जहाँ पे काफ़ी कम अपॉर्च्युनिटीज़ थी। तो बचपन से ही काफ़ी लिमिटेड स्कोप रहा है हमारे जानने का कि हमें कौन से सब्जेक्ट आगे लेने चाहिए, कि क्या करियर होना चाहिए। तो इस बीच हम लोग का करियर सिर्फ़ मैथ्स और बायो के बीच में ही अटक जाता था। और 12th तक हम लोग को मैथ्स और बायो के अलावा ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता था। लेकिन जब बात स्कूलिंग के बाद कॉलेज की आती है, तो ज़्यादातर लोग आईआईटी, जेईई और एआई ट्रिपल ई, जो कि जेईई मेंस और एडवांस के नाम से आजकल जाना जाता है, तो उस तरफ बढ़ी। और उसके लिए मैं कोटा भी गया था, जहाँ जाके मैंने असली कॉम्पिटिशन को जाना कि कॉम्पिटिशन क्या होता है। लेकिन हालाँकि उतना टाइम मुझे उधर नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मैंने एक अच्छा खासा कॉलेज एनआईटी भोपाल में अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया था। कॉलेज जाने के बाद मेरा यूपीएससी का ऐसा कोई अभी लक्ष्य नहीं था, क्योंकि एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज पा लेना ही उस जगह से काफ़ी अच्छा माना जाता था। तो मेरे 3 से 4 साल कॉलेज में सिर्फ़ इंजीनियरिंग क्षेत्र पे ही आगे बढ़ने पे फ़ोकस था। लेकिन हालाँकि 4th ईयर में मुझे एक नया डायरेक्शन मिला। वो कहते हैं ना कि एक डिसीज़न अगर सही टाइम पे ले लिया जाए, तो आपकी लाइफ़ बदल देती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मेरे एक सीनियर थे, जो कि एमटेक में थे और उन्होंने मुझे इस सर्विस के बारे में बताया। मुझे उतना कुछ इस बारे में आइडिया नहीं था। हालाँकि सबका सपना होता है सिविल सर्विस में ही प्रवेश करना या कोई अच्छी जॉब पाना, एक सबका ही सपना होता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था। मैं डरता भी था कि काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होता होगा, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र पे ज़्यादा फ़ोकस करता था। लेकिन जब उन्होंने ये इन सर्विसेज़ के बारे में बताया कि अ, अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करने का सोच रहा हूँ, तो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो उधर से मेरा एक लक्ष्य हुआ कि हाँ, कि मैं भी एक सिविल सर्विस के लिए कम से कम ट्राई तो कर ही सकता हूँ। अगर आगे हो ना हो वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो इधर से मेरा सिविल सर्विसेज़ की जर्नी शुरू हुई। लेकिन सिर्फ़ डिसीज़न ले लेने से ही सब कुछ हल नहीं हो गया, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था कि इस इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, इसमें कहाँ से गाइडेंस ली जाए, क्योंकि गाइडेंस की तो अभी भी कमी थी। तो इन सब डिलेमाज़ में पड़ के और तरह-तरह के प्रश्न मन में उठे और हालाँकि कोई ऐसा कोई सीनियर था भी नहीं कि जो ये सब बता सके कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाके एक कोचिंग कर लेता हूँ। 1 साल की कोचिंग होती है, तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ पता भी चल जाएगा और जो भी डिलेमा है और जो भी डर है वो दूर हो जाएगा। इसलिए मैं 2018 में 2018 से 2019 तक दिल्ली में इस सिविल सर्विसेज़ की कोचिंग की। दिल्ली में कोचिंग जॉइन करने के बाद मुझे पता चला कि इस सर्विसेज़ में एक ऑप्शनल भी चूज़ करना रहता है, जो कि एक एस्पिरेंट खुद से ही चूज़ करता है। हालाँकि यूपीएससी ने 22 ऑप्शनल्स की एक लिस्ट दी है, जिसे कोई भी एस्पिरेंट अच्छे से चूज़ कर सकता है। लेकिन इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे कौन-सा ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। इसलिए मैंने उसमें भी एक
तरीका निकाला कि क्यों ना वो ऑप्शनल चूज़ किया जाए जो ज़्यादातर बच्चे ले रहे हैं या जिसका सब्जेक्ट ईज़िली मुझे समझ आ रहा है और जिस सब्जेक्ट से मैं थोड़ा ज़्यादा फ़ैमिलियर हूँ। इसलिए मैंने ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल का सब्जेक्ट चयन किया था उसमें और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उसी से ही तैयारी की थी। 1 साल कोचिंग करने के बाद जब अगले साल यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट इसमें दिया जाए और लेकिन मैं उस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में ही क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि और ये बात मुझे बाद में पता चली क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसके कई कारण थे। क्योंकि मैं सिर्फ़ कोचिंग पे ही कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो गया था कि जो वो मटेरियल दे रहे थे सिर्फ़ वही पढ़ रहा था और इस एग्ज़ाम में एक धारणा थी कि लिमिटेड मटेरियल से पढ़ना चाहिए तो मैंने उसका कुछ अलग ही अर्थ समझा और कुछ ज़्यादा ही लिमिटेड कर दिया जिससे मुझे बेसिक सब्जेक्ट की भी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड हो गई थी। तो इस कारण से मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। और लेकिन फिर कहते हैं ना कि अगर एक गलती की हम एनालिसिस करते हैं तो 2-3 गलतियाँ और पकड़ में आ जाती हैं। और दूसरा मुझे ये भी समझ में आया कि जो मैं ऑप्शनल अभी चूज़ करके क्वालीफ़ाई कर रहा हूँ या प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो उसमें मैं कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शनल अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए कौन-सा ऑप्शनल बेस्ट सूटेबल है, वो एक कैंडिडेट को अच्छे से पता होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैथ्स ऑप्शनल का भी चयन किया और इस दौरान मुझे एक और चीज़ का भी पता चला कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी इसी के एक इंटीग्रेटेड पार्ट है जो कि जिसका एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज से काफ़ी मिलता-जुलता है और उसमें भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का एक ऑप्शन था। तीसरा ये था कि मैं सीएसई के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी दे सकता हूँ। ऑप्शनल चेंज करने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था, मुझे उसे कंप्लीट भी करना था। और दूसरा मेरी कोचिंग दिल्ली में समाप्त हो चुकी थी। मैंने एक डिसीजन लिया कि जब मुझे सिर्फ़ मैथ्स ही प्रिपेयर करना है, जब जीएस और मेरा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो क्यों ना मैं घर पे रह के ही तैयारी करूँ। क्योंकि इन 1 सालों में मैंने ये सीख लिया था कि क्या पढ़ना ज़रूरी है, कैसे पढ़ना ज़रूरी है। तो उसलिए मुझे वहाँ दिल्ली में रहने का ऐसा कोई कारण मिला नहीं, इसलिए मैं वापस घर आ गया था। और घर में आके मैंने फिर मैथ्स की ही एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू की क्योंकि मैथ्स अपने आप में एक टफेस्ट ऑप्शनल के रूप में जाना जाता है और इसका सिलेबस कंप्लीट करने में ही कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो मैंने जल्दी से ही मटेरियल मैं दिल्ली से ले ही आया था, तो मैंने जल्दी से जुलाई से ही अब फरवरी तक सिर्फ मैथ की अच्छी प्रिपरेशन की। इस दौरान मैंने जीएस की प्रिपरेशन को बस रिवीजन के स्तर पे ही रखा था और जनवरी से प्रीलिम्स की भी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन हालाँकि 2020 में जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक पूरे विश्व में ही महामारी फैला रहा था, तो इसके कारण प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड हो गया। जो प्रीलिम्स जून में हुआ करता था, वो अक्टूबर में हुआ। तो इसका मुझे एक फ़ायदा ये मिला कि जो समय मैंने मैथ्स में ज़्यादा लगा दिया था, अब मैं वो समय मेंस की भी प्रिपरेशन में कर सकता था। जैसे-जैसे सेकंड अटेम्प्ट की डेट पास आने लगी, मैंने प्रीलिम्स की ही 2 महीने पहले प्रीलिम्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू कर दी। क्योंकि जब पहली बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो उसमें मैंने कई चीज़ जानी कि जैसे कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनमें कमांड बहुत अच्छी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि जो भी रिलेटिवली ईज़ियर क्वेश्चन आते हैं और जो भी कॉमन क्वेश्चन हैं, जो कि ज़्यादातर लोग सही करते हैं, वो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक्चुअल एग्ज़ाम में उसे गलती कर सकें। तो इस तरह से एक प्रीलिम्स का भी एनालिसिस मैंने किया था, जिससे कंसिस्टेंटली मेरा प्रीलिम्स फिर अगले सारे अटेम्प्ट में ही निकला। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्री तो निकला था, लेकिन मेंस में मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मैथ्स में मेरे बहुत ही कम स्कोर था। हालाँकि ये मेरा खुद का ही डिसीजन था कि मैं मैथ्स ऑप्शनल लूँ और फिर जब उस ऑप्शनल में मैं खुद ही स्कोर नहीं कर पा रहा था, तो एक लूप बन गया था कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? बार-बार मैथ्स में फ़ेल होने के कारण मुझे खुद पे भी एक डाउट आने लगा था कि क्या मैंने एक सही ऑप्शनल चुना है कि नहीं? और जब ये नेगेटिविटी दिमाग में आती है, तो तब एक बहुत ही बुरा फ़ेज़ शुरू होता है, जिसमें जो भी हम करते हैं, सब हमें नेगेटिव ही लगता है। क्योंकि एक प्रेशर सोसाइटी का भी रहता है कि अगर कोई 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा है। फिर उससे एक मेंटल प्रेशर भी बिल्डअप होता है खुद के ऊपर कि हम मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि गलत दिशा में भी मेहनत कर रहे हैं। तीसरा कई सवाल उठते हैं कि क्या सिर्फ़ यूपीएससी की ही सिर्फ़ प्रिपरेशन करना सही चीज़ है क्योंकि और भी जॉब्स हैं, उनकी प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो? तो इन सब का एक
मिक्सअप माइंड में हो जाता है और फिर ये नहीं समझ में आता है कि हम गलती एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फेज़ था मेरी लाइफ़ का, जो कि 2 से 3 साल तक रहा। तो जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मेंस नहीं निकला, तो तब मैंने इस प्रोसेस को समझा कि आखिर गलती हो क्या रही है, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट मैं 2 बार पढ़ चुका था। मुझे स क्वेश्चन आते भी थे, लेकिन मैं एग्ज़ाम हॉल में उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो बाद में मुझे ये समझ में आया कि मैथ्स ऑप्शनल जो है, उसको आपको बार-बार लिख के प्रैक्टिस करना रहता था। भले ही आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको पूरा स्टेप शुरू से लेके अंत तक लिखना रहता है और उसमें अगर कोई भी गलती होती है तो काफ़ी पेनल्टी लगती है मार्क्स में। लेकिन अगर वही सवाल सही हो जाए तो काफ़ी रिवॉर्डिंग मार्क्स भी मिलते हैं। तो इन थर्ड अटेम्प्ट के बाद मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया कि मुझे अब जो भी क्वेश्चन हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या टेस्ट सीरीज़ के, मैंने बार-बार लिख के प्रैक्टिस किया उसकी। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के फेलियर के दौरान, क्योंकि इस दौरान कोरोना भी चल रहा था, तो बाहर जाने पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन भी थी और मैं घर से ही प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि मैं जाके किसी से मिल सकूँ। ना वहाँ पे जहाँ से जो मेरा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे भी कोई ऐसा ख़ास सर्कल था नहीं। तो ये काफ़ी एक डिमोटिवेटिंग फ़ेज़ रहा था मेरे लिए कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वेब सीरीज़ का भी सहारा लिया। दूसरा, मैं मोटिवेशन के लिए जो भी पुराने टॉपर्स थे, जैसे अनुदीप दुर्शेट्टी सर थे या जुनैद अहमद खान सर थे, तो इनकी मैं वीडियोज़ और ब्लॉग्स काफ़ी कुछ पढ़ा, क्योंकि इनके ब्लॉग्स पे भी मुझे ये पता चला कि फेलियर तो एक पार्ट था उनकी भी जर्नी का, लेकिन उन्होंने उसे सक्सेसफुली हटाया और रिज़ल्ट्स अचीव किया। और तीसरा, मैंने ये भी ट्राई किया कि मैं इस जो भी सिचुएशन चल रही है, इससे दूर जाऊँ, इसलिए मैंने डिस्कवरी का भी एक सब्सक्रिप्शन लिया था कि ताकि मैं एक नेचर के बारे में देखूँ। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में काफ़ी अच्छे-अच्छे शोज़ आते थे और काफ़ी अच्छी-अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, तो उसमें मेरी रुचि उस दौरान काफ़ी बढ़ गई थी और यही एक कारण भी था कि मैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी धीरे-धीरे इंक्लाइन होने लगा, क्योंकि मैं दोनों का फॉर्म भरता था, क्योंकि प्रीलिम्स दोनों का ही सेम होता था, मेंस अलग हुआ करता था। तो मैं इस दौरान फॉरेस्ट सर्विस के बारे में भी ज़्यादा जानने लगा, उसके बारे में सर्च भी किया करता था कि अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने पे क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं। तो वहाँ से मेरे अंदर एक फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए भी एक का ख़ास इंटरेस्ट आ गया था और इस सब डिमोटिवेटिंग फ़ेज़ और नेगेटिविटी के चलते-चलते एक पीरियड निकला और फिर आ गया साल 2022। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था यूपीएससी में। लेकिन इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ अब सीख लिया था कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और इस गलती को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ। यही करते-करते प्रीलिम्स हुआ। प्रीलिम्स मेरा काफ़ी अच्छा गया था। उसमें मेरा सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों का कट ऑफ क्लियर हो गया था। तो हालाँकि सिविल सर्विस का मेंस पहले होता है और फॉरेस्ट सर्विस का बाद में होता है। तो मैं सिविल सर्विस की ही प्रिपरेशन में जुट गया, क्योंकि इस बार मेरा जीएस और ऐसे पार्ट रेडी था। काम करना था सिर्फ़ मैथ्स में और मैथ्स में मैंने ढेरों प्रैक्टिस करी, टेस्ट लिखे और वहाँ से मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी थी मैथ में। क्योंकि मैं ये बात समझ गया था कि अगर मैथ्स में नंबर लाने हैं, तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी और मैथ्स में ही अगर मैं नंबर लाऊँगा, तो मैं सिलेक्शन की उम्मीद कर सकता हूँ। और ये सब चीज़ करते-करते जब मेंस के पेपर हो रहे थे, तो सारी चीज़ें मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही जा रही थी, क्योंकि मैंने जो भी एनालिसिस किया था, उसी के अकॉर्डिंग पेपर थे और मैं वैसे ही अटेम्प्ट भी कर पा रहा था। तो इस दौरान मेरा मेंस जो था सिविल सर्विस का, वो काफ़ी अच्छा गया था। हालाँकि दोनों मेंस देने के बाद मैं कॉन्फिडेंट ज़रूर था, लेकिन 3 अटेम्प्ट का जो फेलियर का बर्डन था, वो कहीं न कहीं मेरे रिज़ल्ट में नर्वस कर रहा था कि शायद इस बार भी होगा कि नहीं होगा। कि क्या होगा कि कहीं कोई और सब्जेक्ट में कम ना आ जाए। जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो एक अलग ही खुशी का माहौल था। घर में भी और मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि अब यहाँ से मंज़िल सिर्फ़ एक कदम ही दूर थी। लेकिन लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 मिनट में ही अपने आप को प्रूव करना रहता है कि क्यों यूपीएससी आपको सिलेक्ट करें। तो इसके लिए भी मुझे कुछ ज़्यादा गाइडेंस थी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली चला जाए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू वहाँ पे दिए जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी कुछ फीडबैक मिलता है, उससे कुछ सीखने मिलेगा।
तो मेरी इंटरव्यू की डेट थी 14 मार्च 2023। वो दिन आ गया था जिस दिन मेरा फाइनल इंटरव्यू था। यूपीएससी की बिल्डिंग में अंदर जाना ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद ही लोग पहुंच पाते, और मैं खुद यहाँ पे 4 साल बाद आ पा रहा था और मुझे मौका मिल रहा था कि एक इंटरव्यू यूपीएससी का देने का। तो जब मेरा इंटरव्यू था, तो जब मैं रूम में एंटर किया तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग वहाँ पे बैठे थे, यूपीएससी के मेंबर भी वहाँ रहते हैं, तो एक अलग ही माहौल रहता है। हालाँकि मॉक में इन सब चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है, लेकिन जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो काफ़ी डिसाइडिंग हो जाता है इन सब मामले में। और वहाँ पे मुझसे नॉर्मल ही क्वेश्चन किए गए, क्योंकि मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, तो वो काफ़ी फेमस भी है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कई सवाल पूछे थे कि पन्ना नेशनल पार्क इतना फेमस क्यों है? वहाँ क्या वाइल्ड लाइफ है? और खजुराहो भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे। दूसरा, डेफ के भी क्वेश्चन काफ़ी रहते थे कि मैंने वेब सीरीज़ को हॉबी के रूप में ही लिखा था, तो उस संदर्भ में भी काफ़ी क्वेश्चन थे। और ऐसा करते-करते आधा घंटा तक एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई। आईएफएस का मेंस का रिज़ल्ट भी दिसंबर में आ गया था, तो ये काफ़ी लाइकली था कि सीएसई के बाद ही तुरंत आईएफएस का इंटरव्यू करा दिया जाता है। हालाँकि इसकी कोई फ़िक्स डेट नहीं रहती है, लेकिन सीएसई के आस-पास ही इसका इंटरव्यू होता है। तो मैं आईएफएस की प्रिपरेशन में भी थोड़ा-थोड़ा लग गया था, और इसी बीच में यूपीएससी का सिविल सर्विस का फाइनल रिज़ल्ट आ गया था। 23 मई दो 2023 को जब फाइनल रिज़ल्ट आया, तो मुझे काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि मेरा मेंस थोड़ा अच्छे साइड गया था। लेकिन हालाँकि इंटरव्यू में मैं उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 770 ही आई। जब लिस्ट में मैंने अपना नाम देखा तो मैं काफ़ी खुश था, लेकिन जिस जगह वो नाम था मैं थोड़ा और अच्छे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरा जो भी परफ़ॉर्मेंस रहा या जो भी मेरी स्ट्रैटेजी थी वो काम कर रही थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं शायद और नंबर पा सकता था, लेकिन उतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस हो नहीं पाया। तो इसलिए फ़ॉरेस्ट का इंटरव्यू भी लाइन अप था। कुछ 20 दिन बाद मेरा फ़ॉरेस्ट का भी इंटरव्यू था 16 जून को, तो मैंने उसकी तैयारी और तेज़ कर दी। अब मुझे ये बात पता थी कि कुछ चीज़ें मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर ली हैं, और मैं शायद अच्छा स्कोर इसमें कर सकता हूँ। तो फिर मैं उसी स्ट्रैटेजी के साथ गया, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक सर्विस थी, तो आपको एक इन डेप्थ नॉलेज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो मैंने उसमें थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था। और जब एक्चुअल इंटरव्यू हुआ तो उसमें फ़ॉरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जो कि मैंने आंसर भी किए, और शायद बोर्ड मेंबर्स उससे खुश भी थे। फ़ॉरेस्ट का इंटरव्यू जैसे ख़त्म हुआ तो एक एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब रिज़ल्ट आने वाला है, और रोज़ यही होता है कि आज आएगा या कल आएगा, कि अब क्या होगा। और मेरी फ़ॉरेस्ट से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो गई थी, क्योंकि सिविल सर्विसेज़ का रिज़ल्ट मैं देख ही चुका था और फ़ॉरेस्ट से मुझे काफ़ी उम्मीद थी। और वो दिन भी आ गया था, वो 1 जुलाई को जब रिज़ल्ट आया। हालाँकि रिज़ल्ट नॉर्मली दोपहर या शाम को आता था, लेकिन फ़ॉरेस्ट इंडियन फ़ॉरेस्ट सर्विस का रिज़ल्ट उन्होंने सुबह 10 बजे ही वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था, और मैंने उसको चेक नहीं किया था। लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो भी काफ़ी उत्साहित थे कि फ़ॉरेस्ट में शायद कुछ अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहेगा। तो मुझे ये रैंक 18 की जानकारी उन्हीं के माध्यम से मिली, और जब उनने फ़ोन में ये बोला कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 18 आई है, तो पहले तो कुछ यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 18 लाना, वो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में, मतलब काफ़ी उम्मीद से बढ़कर ही कोई परफ़ॉर्मेंस हो तभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मुझे पहली बार में काफ़ी शॉकिंग लगा, क्योंकि इतना इतनी अच्छी रैंक, वो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में, काफ़ी वो था। इसलिए मैंने उनकी बात पे विश्वास ना करके मैंने खुद एक बार चेक किया कि कहीं ये लोग मज़ाक तो नहीं कर रहे हैं। और जब मैंने खुद पीडीएफ खोली और जब पहले ही पेज पे नाम देखा, तो एक अलग ही मोमेंट था। और ये बात जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताई, तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ ये सब एग्ज़ाम में ज़्यादा कोई देता भी नहीं है और जानता भी नहीं है। तो ये एक अपने आप में ही एक अचीवमेंट था कि हाँ, कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 18 रैंक लाना मतलब एक बड़ी बात थी। यूपीएससी प्रिपरेशन की मेरी यही जर्नी रही, और इसमें मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों को ही क्रैक किया, और फॉरेस्ट सर्विस को काफ़ी अच्छी रैंक से, ऑल इंडिया रैंक 18 से क्रैक किया।
तो इन सब से अगर कुछ लर्निंग्स मैं अगर आप लोगों को दे सकता हूँ, तो वो ये हो सकता है कि आप घर में रह के भी एक अच्छी रैंक पा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये धारणा रहती है कि जो स्टूडेंट एरिया है या जहाँ भी कोचिंग्स होती हैं वो मदद करती हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो मदद करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आजकल जब डिजिटल या ऑनलाइन के माध्यम से हमें सब चीज़ें मिल रही हैं, तो घर पे रह के भी वो चीज़ काफ़ी आराम से की जा सकती है। पूरी जर्नी में मुझे एक चीज़ काफ़ी मदद की थी। मिस्टर एमएस धोनी सर का एक बहुत अच्छा कोट था कि हम लोग रिज़ल्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि पॉज़िटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और उस चक्कर में हम उस रिज़ल्ट की प्रोसेस पे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जब हम उस प्रोसेस को जब सही करने की कोशिश करते हैं, तो रिज़ल्ट हमेशा से ही पॉज़िटिव आता है। तो ये चीज़ मैंने हमेशा थर्ड अटेम्प्ट के बाद अपने स्ट्रैटेजी में अप्लाई की कि हाँ, मुझे अगर नंबर ज़्यादा लाने हैं, वो एक अच्छा रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन कैसे लाने हैं, तो उस प्रोसेस पे मुझे बार-बार काम करना पड़ेगा कि जो जो भी एक एग्ज़ाम की डिमांड है, उसको मुझे फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, और वो प्रोसेस का ही पार्ट है। तो मेरा सब आप सबसे बस यही कहना है कि आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, उस पे आप ईमानदार रहिए, मेहनत करिए। आपका कोई भी एफ़र्ट है, भले ही आप फ़ेल हों, अंत में जब भी वो रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएगा, तो कहीं न कहीं वो आपके रिज़ल्ट पे ज़रूर कंट्रीब्यूट करेगा। अंत में जोश टॉक यूपीएससी टीम की तरफ से एक जो मैसेज है, जो कि आप लोग देखें ज़रूर, क्योंकि शायद वो भी आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद कर सकता है। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया केएसजीआईएएस के खान सर को। शायद खान सर और केएसजीआईएएस की तो इंट्रोडक्शन देने की ही ज़रूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR दैट इज ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। उनके एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुभम कुमार, जिनका 2022 में ऑल इंडिया रैंक 41 आया था, उन्होंने एक जोश टॉक्स भी दी है। उनकी और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। तो जोश टॉक्स ने खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि खान सर मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम सब अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह हर वक्त हम सबको ज़िंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन ज़ाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।